मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान की सियासत से ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। मुसलमान वोटों की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। चुनाव के वक्त धर्म की ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। और धर्म में अगर टोपी का नाम लिया जाए तो ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। मुसलमानों का नाम लिया जाए, दाढ़ी की बात की जाए, लुंगी की बात की जाए, तो ऐसे में ठेकेदारी बंद होनी चाहिए। ठेकेदारी कैसे की है बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने, ठेकेदारी कैसे की है ममता बनर्जी ने, ठेकेदारी कैसे करते हैं असदुद्दीन ओवैसी, इसी पर आज हम बहस करेंगे। मेरा सीधा सवाल होगा कि क्यों धर्म के नाम पर ठेकेदारी की जाती है। मेरा सीधा सवाल यह होगा कि अगर आप धर्म के नाम पर ठेकेदारी करें और अपने आप को सेक्युलर कहें तो यह कितना सही है। और मेरा सीधा सवाल यह होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम पर ठेकेदारी करने वालों को आईना दिखाया है तो आप क्यों भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं सांप्रदायिक और अपने आप को यह कहने में लगे होते हैं कि हम तो धर्मनिरपेक्ष हैं। ये कम्युनल और सेक्युलर के बीच की जो पॉलिटिक्स है, कम्युनल और सेक्युलर के बीच की जो एक पतली सी रेखा है, इसमें कितने लोग फायदा कमाने की कोशिश करते हैं, कितने लोग ठगने की कोशिश करते हैं, कितने लोग ठेकेदारी करने की कोशिश करते हैं। अगले 1 घंटे के लिए मेरी ये डिबेट होगी, क्योंकि सवाल तो बनता है। नमस्ते, मैं राशिद। अब कुछ तस्वीरें देखें आप, तस्वीरें जिसमें आपको मुसलमान नजर आएगा, लेकिन सियासतदान के चश्मे से ये वोट बैंक है। जहां पर दाढ़ी टोपी की बात की है बदरुद्दीन अजमल, जो कि AIUDF के मुखिया हैं, उनके बेटे ने, नाम है अब्दुल रहीम अजमल। और ये कहा है उन्होंने कि अब की जो सरकार बनेगी मुसलमानों की बनेगी, अब की जो सरकार बनेगी दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की बनेगी। लेकिन सवाल यह है कि दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार बननी चाहिए या हिंदुस्तानियों की सरकार बननी चाहिए, असम वालों की सरकार बननी चाहिए या धर्म विशेष की सरकार बननी चाहिए, ठेकेदारों की सरकार बननी चाहिए या फिर धर्मनिरपेक्ष सरकार बननी चाहिए। सेक्युलर कौन है, सांप्रदायिक कौन है? ममता ऐसे सवालों पर मौन हो जाती हैं, लेकिन बदरुद्दीन अजमल और उनके बेटे ने जिस तरह की सांप्रदायिक राजनीति की है असम में 3rd फेज और आखिरी चरण के चुनाव से ठीक पहले, वो सवालों के कटघरे में है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें आईना दिखा दिया है। आईना दिखाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी के भी कुछ बयान हम आपको दिखाएंगे, लेकिन जब जय श्री राम बोला जाता है तब फिर न जाने कितनों को मिर्ची लग जाती है। लेकिन जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वो जवाब क्यों नहीं देते? बंगाल से लेकर के असम तक वोट बैंक की राजनीति चल रही है। धर्म के बीच अधर्म का ये कितना खेल है। अधर्मी कौन है, सेक्युलर कौन है, कम्युनल कौन है, यही आज की सबसे बड़ी खबर होने जा रही है और यही हमारे लिए डिबेट का असल पहलू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेकिन सेक्युलर पैगाम भी दिया है, क्योंकि दीदी को याद आए हैं मुसलमान। वोट के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, दाढ़ी टोपी पर घमासान है और इसीलिए हमारे 5 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, वोट के नाम पर हिंदू मुसलमान क्यों? चुनाव में दाढ़ी टोपी का कोई काम है क्या? ममता और अजमल क्या सांप्रदायिक हैं? मोदी की धर्मनिरपेक्ष सीख क्या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? कौन सेक्युलर है, कौन कम्युनल है? डिबेट की पहली बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। बंगाल असम चुनाव से बहुत बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम वोट के लिए सियासत तेज हो गई है। ममता बनर्जी ने फिर खेला मुस्लिम कार्ड। ममता बनर्जी की मुस्लिमों से अपील, बीजेपी के खिलाफ एक होने की अपील ममता ने की। मोदी ने सेक्युलरिज्म पर सवाल खड़े कर दिए। यह अभी की बड़ी खबर है। अगली ब्रेकिंग असम से है। बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने विवादित बयान दिया, असम में दाढ़ी टोपी लुंगी वालों की सरकार होगी। यह बदरुद्दीन अजमल के जो बेटे हैं, जिनका नाम है अब्दुल रहीम, इन्होंने विवादित बयान दिया है और कहा बुर्का, दाढ़ी और टोपी की इज्जत करनी होगी। बदरुद्दीन अजमल के बेटे हैं अब्दुल रहीम अजमल। अजमल के बयान से असम में सियासत गर्मा गई है। আর ফুরফুরা শরীফের একটা চ্যাংড়াকে নিয়ে সে কয়েক কোটি টাকা খরচা করে কমিউনাল স্লোগান দিচ্ছে আর হিন্দু মুসলমানে ভাগাভাগি করার চেষ্টা করছে আর মুসলমান ভোটটাকেও ভাগ করার চেষ্টা করছে। আমরা সবে মিলিয়া এই সরকার চালাই মুবাইয়াই এগু মানুষের আপনান্তর সরকার হইব, গরিব মানুষের সরকার হইব, আমরার উন্নতির সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব, আমরার দাড়ি টুপি লুঙ্গি আলা মানুষের সরকার হইব। आपसे अपील कर रहा हूं कि जब ममता बनर्जी चंडी पाठ कर सकती है तो हम इंशाअल्लाह ताला इस जलसे को खत्म करेंगे सूरे फातिहा पढ़ के। बंगाल के दलितों को और खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को ना इंसाफ मिला, ना उनका डेवलपमेंट हुआ, ना ये लोग बंगाल में हिंदुत्व की तहजीब को या उसके पॉलिटिकल गलबे को रोक सके। इलेक्शन मैनिफेस्टो में एक वर्ड नहीं है मुस्लिम, एक वर्ड नहीं है।
और आप उस पर लिखते भी नहीं है कि आपने 10 साल में मुस्लिम माइनॉरिटीज के लिए क्या किया। ममता बनर्जी पढ़ती हैं कलमा और कहती हैं पहला कलमा तैयब, और पहला कलमा तैयब पढ़ करके सुनाती हैं। बदरुद्दीन अजमल के बेटे का यह कहना होता है कि बुर्का, दाढ़ी और टोपी वालों की सरकार बनेगी, बुरके वालों की इज्जत करनी पड़ेगी। क्या ये सेक्युलर है या फिर ये कम्युनल है? इसका फैसला आप कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी एक स्टेप और आगे निकल जाते हैं और ये कहते हैं कि आप चंडी पाठ करती रहिए, हम तो फातिहा पढ़ेंगे। ये कैसी राजनीति है? और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी को आईना दिखाया है और दिखा करके ये कहा है कि जो सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करे, वो आखिरकार कम्युनल कैसे हो सकती है? वो सरकार जो इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करे, वो आखिरकार सांप्रदायिक कैसे हो सकती है? और हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दो बयान आपको दिखाते हैं। एक तो विधानसभा चुनाव के दौर का बयान है और एक 3 साल पहले का बयान है, जब प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि उनके लिए एक नजर में और एक नजरिए में जब एक हाथ में कुरान होगा और एक हाथ में लैपटॉप, तभी जाकर के मुसलमानों का असली विकास होगा। फैसला आप कीजिए, कौन है सांप्रदायिक और कौन है सेक्युलर? कुछ बातें ऐसी गलत चल रही है, अगर हम समाज में भेदभाव करके, समाज के टुकड़े करके अपनी वोट बैंक के लिए एक टुकड़े के लिए कुछ फेंक दे, कुछ दे दें, तो दुर्भाग्य देखिए, उसको देश में सेक्युलरिज्म कहा जाता है। लेकिन अगर सबके लिए काम करे, जो भी इसके हकदार है, कोई भेदभाव बिना, कोई टिकड़े किए बिना अगर सबको देते हैं, तो फिर कहते हैं ये कम्युनल है। भाइयों बहनों, हमारा तो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म के जो ये खेल चले हैं ना, इसी खेल ने देश का बहुत नुकसान किया है। पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। मजहब का मर्म अमानवीय हो ही नहीं सकता। हर पंथ, हर संप्रदाय, हर परंपरा मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही है। देश का संविधान यही कहता है ना कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। इसीलिए हमारा एक सवाल है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में हिंदू मुसलमान को वोट बैंक के तौर पर काम करने के लिए आखिरकार क्यों और कितने राजनेता हैं जो उकसाने का काम करते हैं? और हां, जो उकसाने का काम करते हैं अपने आप को ये कहते हैं सेक्युलर हैं, और जो वाकई में सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करते हैं, उनके लिए एक अलग तरह का डर पैदा किया जाता है, उनके लिए एक अलग तरह का नजरिया पैदा करने की कोशिश होती है और एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश होती है कि बीजेपी तो सांप्रदायिक है। लेकिन असली सांप्रदायिक कौन है? असली सेक्युलर कौन है? सेक्युलर या सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़े हुए या धर्म की चाशनी में लपेट करके राजनीति करने वाले कितने लोग हैं? इंट्रोड्यूस कर देता हूं जितने भी गेस्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ने वाली है मेरे साथ में। संजय सरकार, टीएमसी के नेता हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज हैं, आप एआईयूडीएफ के समर्थक हैं। और मुफ्ती वजाहत कासमी हैं, आप मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत स्वागत है एंड रियली थैंक यू सो मच अपना बेशकीमती समय मेरी डिबेट के लिए निकालने के लिए। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, पहला सवाल मेरा आपसे है, असली मुसलमान कौन है? हाथ में लैपटॉप रखने वाला या फिर दाढ़ी वाला? असली मुसलमान कौन है जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान वोट बैंक की बात करे, या फिर वो जो अपने लिए विकास के नए पैमाने गढ़े? असली मुसलमान कौन है? दाढ़ी वाला, टोपी वाला या लुंगी वाला? कौन है असली मुसलमान? हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज। सभी मुसलमान हर तरीके के हैं, दाढ़ी टोपी वाले भी मुसलमान हैं और लैपटॉप और कुरान वाले भी मुसलमान हैं। आपने दाढ़ी क्यों नहीं बढ़ाई है फिर? अगर दाढ़ी वाले मुसलमान हैं तो आपकी दाढ़ी कहां है? वेयर इज योर बियर्ड? दाढ़ी कहां है? नहीं, दाढ़ी का जी दाढ़ी रखेंगे भी, अभी
क्या नाम ले, अभी हाजी है इतना ना? सांप्रदायिक मामला हज किया है ना देश में चल आपने? रहा, हज किया है ना मुसलमान को आपने? दाढ़ी है ना आप? दाढ़ी नहीं रखने दे रहे लोग टोपी नहीं पहनने दे रहे। कल ही एक स्वामी स्वरूपानंद डर मत फैलाइए, जिसने नहीं डर मत फैलाइए। मैं राशिद हाशमी अपनी बात बहुत ही बुलंद तरीके से कहता हूं, नहीं डर नहीं, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज डर नहीं, नो नहीं मत फैलाइए डर। डर क्यों नहीं? कौन नहीं कौन नहीं दाढ़ी रखने देगा? गाय के नाम पे, मुफ्ती वजाहत कासमी, मुफ्ती वजाहत कासमी, आपने तो दाढ़ी रखी है, जवाब दें। क्यों डर की क्यों? मुफ्ती वजाहत कासमी वर्सेस मेहरुद्दीन अंग्रेज, जवाब दें। अगर अपने लोगों को इकट्ठा करना है तो उसमें किसी को क्या दिक्कत हो रही है? मेहरुद्दीन अंग्रेज सुनिए आप, और आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, दाढ़ी क्यों नहीं आपकी? हाँ ठीक है, मुफ्ती वजाहत कासमी बोलें। हाँ बिल्कुल आप सुन लीजिएगा कि मुझे दाढ़ी और टोपी की वजह से मैं पूरे मुल्क में सफर करता हूँ, ट्रैवलिंग करता हूँ और चलता ही रहता हूँ और मुल्क की हर सवारी से सफर करता हूँ, हवाई जहाज से, ट्रेन से, अपनी कार से, बसों से। ठीक है। मुझे दाढ़ी टोपी की वजह से पूरे मुल्क में कभी किसी तौहीन का, ये जिल्लत का सामना नहीं हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, अब सुन लीजिए अजमल फैमिली की, कि अजमल फैमिली अब ये अपनी सियासत और अपने आप को चमकाने के लिए और सत्ता में लाने के लिए ये उसी कांग्रेस को गले लगा रहे हैं जिस कांग्रेस को पिछले 20-25 सालों से गालियां बक्के इन्होंने अपनी AIUDF बनाई थी और बताया था कि ये मुसलमानों पर जुल्म करके, फलाना करके, ढिमाका करके और बहुत शोर मचा करके बदरुद्दीन अजमल ने अपने आप को कांग्रेस को गालियां देकर के इस्टेब्लिश किया था और आज अपने मफाद के लिए उसी कांग्रेस के साथ ये खड़े हो गए हैं और आज ये दाढ़ी टोपी और ये सब चीजों की बात कर रहे हैं। मैं भी आसाम का सफर करके आ रहा हूँ, 10 रैलियां आसाम करके आया हूँ। वहां के लोगों से मैंने पूछा कि लॉकडाउन में और लॉकडाउन से आगे पीछे इनकी क्या खिदमात हैं, इन्होंने क्या किया है। तो आसाम का मुसलमान इनको इलेक्शन में जवाब देगा मेरे भाई, और जिसका 2 मई को इनको अंदाजा हो जाएगा कि आसाम के मुसलमान ने दाढ़ी टोपी या इनके फिरका वाराना बयानात जो इस तरह के आ रहे हैं उनको अहमियत दी है, ये विकास को अहमियत दी है। ये जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन चौंकाने वाले नतीजे आएंगे और इन सबको इनकी सलाहियतों का और इनकी औकातों का अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, AIUDF समर्थक हैं मेहरुद्दीन अंग्रेज। हालांकि मुफ्ती वजाहत कासमी ने जो बात कही है आपने सुनी होगी। मेहरुद्दीन अंग्रेज जी, AIUDF के जो मुखिया हैं बदरुद्दीन अजमल, उनके बेटे अब्दुल रहीम अजमल ने यह कहा है कि दाढ़ी टोपी वालों की सरकार बनेगी और बुर्के वालों की इज्जत तो करनी ही पड़ेगी। देश में कहां पर दाढ़ी टोपी की सरकार नहीं है? क्या भारत में जो सरकार है ये दाढ़ी टोपी वालों की नहीं है? क्या यूपी में जो सरकार है दाढ़ी टोपी वालों की नहीं है? क्या असम में जो सरकार है दाढ़ी टोपी वालों की नहीं है? क्या केरल में जो सरकार है दाढ़ी टोपी वालों की नहीं है? अरे राशि साहब सुन तो लीजिए, तो उसमें उन्होंने क्या गलत कहा? सही तो कहा उन्होंने। देश में गलत नहीं, बदतमीज बयान दिया है। 25% गलत नहीं, बदतमीज बयान है, बदतमीज बयान है। जहां पर दाढ़ी टोपी की बात करें, अगर उनका साथ आपने जवाब नहीं लिया जाएगा, लुंगी पहनी है नहीं आपने? उन्हें लुंगी पहनी है? लुंगी मुसलमान की पहचान है क्या? एक मुसलमान की पहचान लुंगी है क्या? एक मिनट मेरी बात सुनिए। नो होल्ड, एक मुसलमान की पहचान लुंगी है क्या? पहनी जाती है। आप मुसलमान के नाम पे लुंगी का नाम क्यों ले रहे हैं? अच्छा, पूरे साउथ में लुंगी पहनी जाती है। वही मैं पूछ रहा हूँ ना, मैं थोड़ी नाम ले रहा हूँ। अब्दुल रहीम अजमल ने नाम लिया है। अब्दुल रहीम अजमल ने नहीं, अब्दुल रहीम अजमल ने नाम लिया है, मैंने नहीं लिया ना। अगर सब एक होना चाहते हैं तो किसी को मैंने कोट पहना है, मैंने कोट पहना। मेरी बात सुनिए आप, मेरी बात सुनिए। मैंने कोट पहना है, मैंने दाढ़ी भी नहीं रखी है, मैंने टाई लगाई हुई है, मैंने शर्ट पहनी हुई है, मेरा नाम राशिद हाशमी है। क्या मैं मुसलमान नहीं हूं? मैंने दाढ़ी नहीं रखी, क्या राशिद हाशमी मुसलमान नहीं है? मैंने लुंगी नहीं पहनी। बिल्कुल हो। मैं घर पे लोअर पहनता हूं, मैं घर पे लोअर पहनता हूं। उन्होंने सबको मैं घर पे लोअर पहनता हूं। कही है, लोगों को जागरूक करने की कहा है, सांप्रदायिक पार्टी को हटाना है। चुप रहिए, और सेकुलर जागरूक कैसे होते हैं? क्या उनको लाना है? डराते हैं आप लोग? ये जागरूकता ऐसे होती है? अरे मेहरुद्दीन अंग्रेज जी, जितना मुझे पता है ना, प्रवक्ता बने पड़े। अरे बस चुप रहिए, बीजेपी के प्रवक्ता बने पड़े हैं। हाँ, आप लोग खाली सर्टिफिकेट दीजिए मुझे, खाली सर्टिफिकेट बांटते रहे। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, आप कैसे कहते हैं कि संजय सरकार को भी लेकर के आते हैं? अब रुक जाइए, आप संजय सरकार को लेकर के आते हैं, ये तो असम की बात हो गई। अब सुने आप, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, अब सुने, संजय सरकार को लेकर के आते हैं। संजय सरकार जी, ममता कहती हैं कि सभी को एकजुट हो जाना चाहिए, जितने मुसलमान हैं उन्हें एकजुट हो जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए। ये बीजेपी के नाम का डर क्यों दिखाते हैं आप लोग मुसलमानों को? नहीं, मैं कहीं भी ऐसे बात नहीं है रशीद भाई। मैं आपको बोलना चाहेंगे, हम सबको एकजुट होने के लिए बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को जो मतलब जो हिटलरी शासन चल रहे हैं, आपको मालूम है आसाम में
असम में एक ईवीएम पकड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को गाड़ी में। अगर ये दूसरे पार्टी को होते थे तो आपको मीडिया में अभी ईवीएम की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुसलमान की बात कर रहा हूं। ममता ये कहती हैं कि मुसलमानों को एकजुट हो जाना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए। अगर आप एक धर्म विशेष की बात करें, आपकी ममता दीदी अगर कलमा पढ़ें, आपकी ममता दीदी अगर जिहादी दीदी के नाम से मशहूर हो जाएं, तो फिर तब भी वो जाकर के सेक्युलर हैं। लेकिन अगर इंक्लूसिव ग्रोथ की बात प्रधानमंत्री करें, अगर गृह मंत्रालय करे, यूपी में योगी सरकार करें, बीजेपी वाले करें, तो सांप्रदायिक हो जाते हैं। कैसे? अच्छा, एक चीज ये बताइए आप मेरे को सर, पहले रशीद भाई राजेंद्र सचार कमेटी के अनुसार में मुसलमान बहुत पीछे हुए हैं। अगर उसके लिए अच्छा ही काम कर रहा है दीदी, तो सबको पीछे मिर्ची लग रहा है। सच्चर कमेटी की सिफारिश को ठंडे बस्ते में किसने डाला? सच्चर कमेटी की सिफारिश को ठंडे बस्ते में किसने डाला? उस वक्त यूपीए सरकार में कौन कौन था? यूपीए सरकार में ममता भी थी ना, रेल मंत्रालय संभालती थी ना, आ जाती सड़क पे। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन ठंडे बस्ते में किसने डाली? जवाब दें आप। आई नीड एन आंसर। Yeah, I'm answering you. Okay, Mr. Rashid, you are not the spokesperson for any political party. Okay, listen my word. Okay, मैंने बोल रहा है अगर मुसलमान की हिमायत के लिए दीदी काम करती हैं, तो आप लोग जैसे इंसान को मिर्ची और डर क्यों लगते हैं? अच्छा, अब तो मेरे साथ 1 to 1 हो जाए। मैं व्यक्तिगत होऊंगा ही नहीं। आप गालियां देते रहिए मुझे, आप गाली दीजिए मुझे, आप दीजिए मुझे गाली ना, आप गाली देंगे, लेकिन आपके गाली देने से मुझे लग थोड़ी जाती है। जिसको मिर्ची लगती है मुस्कुराता नहीं है। दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? दुखती रग पे हाथ रख दिया? दिक्कत हो रही है। राशिद हाशमी ने एक्सपोज कर दिया तो दिक्कत हो रही है। आपको जैसे कोट पैंट पहन के बाहर में घूमेंगे, आप लोगों की कम्युनल विचारधारा को मैंने एक्सपोज कर दिया तो दिक्कत हो रही है। नहीं कर पाए हैं आप। बिल्कुल संजय सरकार जी, झूठ के सहारे में आप जीत रहे हैं और मुसलमान को गुमराह कर रहा है। मुसलमान को अगर मुझे ठेकेदारी नहीं चाहिए, राशिद हाशमी को ठेकेदार नहीं चाहिए, राशिद हाशमी को चाहिए लैपटॉप, राशिद हाशमी को चाहिए नौकरी, राशिद हाशमी को चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ, राशिद हाशमी को चाहिए रोजगार, राशिद हाशमी को चाहिए रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी, राशिद हाशमी को टोपी नहीं चाहिए, दाढ़ी नहीं चाहिए, लुंगी नहीं चाहिए, राशिद हाशमी को बुर्का नहीं चाहिए, 3 तलाक नहीं चाहिए, राशिद हाशमी को एक ही देश में 2 विधान 2 संविधान 2 प्रधान नहीं चाहिए, राशिद हाशमी को भारत चाहिए, राशिद हाशमी को हिंदुस्तान चाहिए, राशिद हाशमी को इंडिया चाहिए। घूमेंगे रशीद हाशमी जैसे मुसलमान कोट पैंट पहन के घूमेंगे तो मुसलमान रशीद हाशमी को कहीं डर लगता है क्या? इसमें रशीद हाशमी जैसे एडुकेटेड बनेंगे उसमें डर है क्या? रशीद हाशमी को इंसान के अच्छा नौकरी करेंगे मुसलमान, रशीद हाशमी को इसमें डर है क्या? आप बताइए, रशीद हाशमी जैसे दाढ़ी रखे एक मॉडल इंसान घूमेंगे मुसलमान, रशीद हाशमी का डर है क्या? अगर मुसलमान को एडुकेटेड बनाना है तो दीदी वही मुसलमान की पहचान आप लोग से दाढ़ी टोपी भर ही क्यों रखना चाहते हैं? मुसलमान की पहचान रखिए ना, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। मुसलमान की पहचान रखिए ना, एक आईएएस, एक आईपीएस, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर। और इतना ही अगर है, 10 साल ममता ने राज कर लिया है। एक काम कर लीजिए, एक काम कीजिए, किसी मुसलमान को प्रोजेक्ट कीजिए बंगाल के सीएम के तौर पर, तब तो बात बनेगी, वरना सिर्फ और सिर्फ जबान पर कह देने भर से बात नहीं बनती। अच्छा ठीक है, हम मुसलमान को मैंने मुसलमान को चीफ मिनिस्टर हमने उसको अनाउंस करेंगे। आप ये बात बोले नरेंद्र मोदी जी को हिंदुस्तान में एक मुसलमान प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक हिंदुस्तान में एक आपका सवाल मैं बिल्कुल मिनिस्टर होना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल करूंगा मैं। अनिला जी जुड़ने वाली हैं, अनिला जी जुड़ने वाली हैं, अनिला सिंह जुड़ने वाली हैं। एक काम कर लेते हैं, इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं, इन्फोग्राफिक स्टूडियो चलते हैं। देखिए संजय सरकार जी, देखिए हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज आप भी देखिएगा। अब हमारा एक सवाल है, सेक्युलर कौन है और सांप्रदायिक कौन है? और हाँ, सवाल पूछना हमारा धर्म है, सवाल हम पूछते रहेंगे क्योंकि सवाल तो बनता है। मोदी, ममता, ओवैसी, बदरुद्दीन अजमल, राहुल गांधी और लेफ्ट, ये जो 6 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं ना, इन चेहरों की एक एक चीजें आप सुनिए और समझिए। राहुल गांधी जो अपने आप को ये कहते हैं कि वो तो सेक्युलर हैं, लेकिन धर्म के नाम पर महाजोत का हिस्सा हैं। वही महाजोत पश्चिम बंगाल में जिसके साथ में अब्बास सिद्दीकी जैसे लोग हैं, वही महाजोत बदरुद्दीन अजमल जिनके साथ में असम में है। लेफ्ट भी महाजोत का हिस्सा है पश्चिम बंगाल में, ये आपको और हम सभी को पता है। बदरुद्दीन अजमल जिनके बेटे मुसलमान के नाम पर दाढ़ी, टोपी, लुंगी और बुर्का की पॉलिटिक्स करते हैं,
ममता बनर्जी हैं जो कलमा का पाठ करती हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं जो ये कहते हैं आप कलमा पढ़ती रहिए, चंडी पाठ पढ़ती रहिए, हम तो फातिहा करेंगे। लेकिन वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो ये कहते हैं मैं तो मुसलमान के एक हाथ में कुरान देना चाहता हूं, अगले हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूं, और इसीलिए हमने ये सवाल किया है। आप सोचिए, सेक्युलर कौन और सांप्रदायिक कौन? बंगाल में मुस्लिम फैक्टर क्या है, असम में मुस्लिम फैक्टर क्या है? अब थोड़ा फैक्ट पर आ जाते हैं हम लोग। बंगाल में मुस्लिम फैक्टर यह है कि 100 सीटों पर मुस्लिम आबादी निर्णायक है, लेकिन असम में करीब 40% मुस्लिम आबादी है। नीचे का बैंड अगर हटाया जाए, हाँ, बंगाल में जो मुस्लिम फैक्टर है 46 सीटों पर 50% मुस्लिम है, और वहीं असम में 27 जिलों में से 9 में मुस्लिम आबादी का प्रभाव है। बंगाल में 33 सीटों पर 30% मुस्लिम है, वहीं असम में 9 जिलों में हिंदू से ज्यादा मुस्लिम है। बंगाल में 3 जिलों में हिंदुओं से ज्यादा है मुस्लिम, वहीं असम में 28 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। और यही एक वजह है बदरुद्दीन अजमल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, लेफ्ट और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता मुस्लिम को वोट बैंक के नजरिए से देखते हैं। अब वो राज्य भी पूरे हिंदुस्तान में देख लें जहां पर धर्म याद आता है लोगों को। यूपी, बिहार, बंगाल, असम, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल, ये वो राज्य हैं जहां पर धर्म के नाम पर राजनीति होती है, जहां पर हिंदू मुसलमान किया जाता है। लेकिन हमारा मानना यह है कि इलेक्शन कमीशन को भी यह संज्ञान में लेना चाहिए। मुसलमान के नाम पर अगर वोट है तो कितने पूरे भारत में सांप्रदायिक चेहरे हैं, अब आप ये देखें। असदुद्दीन ओवैसी, ममता बनर्जी, बदरुद्दीन अजमल, राहुल गांधी, अब्बास सिद्दीकी, फुरपुरा शरीफ वाले इतने सांप्रदायिक चेहरे हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम करते हैं। अब भारत की मुस्लिम पॉलिटिक्स भी देख लें आप। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुस्लिम आबादी का जो आंकड़ा है ये हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी में लगभग 14.2% मुसलमान हैं। मुसलमानों की कुल आबादी 96 लोकसभा सीटों को प्रभावित करती है। इन 96 सीटों में मुस्लिम वोटर की तादाद 20% या फिर उससे ज्यादा है। 165 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर 10 से 20% के बीच हैं, यानी कुल 261 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स का प्रभाव है, 96 पर ज्यादा है। अब ये देखें आप, पूरे भारत भर में मुस्लिमों के पास कितने विकल्प हैं। कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईयूडीएफ, एआईएमआईएम, टीएमसी, वाम मोर्चा, टीआरएस, यूडीएफ, एलडीएफ, केरल में अगर आप चले जाते हैं तब। लेकिन बंगाल में किंग मेकर हैं, मुस्लिम गेम चेंजर कहां पर हैं, अब आप ये देखें। मुर्शिदाबाद की 22 सीटें जहां पर मुस्लिम वोट बैंक का प्रतिशत है 66.3%। मालदा 12 सीटों पर प्रभाव, 51% मुस्लिम वोट बैंक। उत्तरी दिनाजपुर लगभग 50% मुस्लिम वोट बैंक, 9 सीटों पर सीधा प्रभाव। बीरभूम में 11 सीटों पर 11 विधानसभा सीटों पर सीधा इंपैक्ट डालते हैं। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटों पर सीधा इंपैक्ट डालते हैं। और यही एक वजह है कि ममता बनर्जी भी ये जानती हैं, और ये बात राहुल गांधी जानते हैं, ये बात लेफ्ट वाले जानते हैं, अब्बास सिद्दीकी जानते हैं कि बंगाल में चुनाव का एम फैक्टर क्या है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, 110 सीटों पर मुस्लिम वोट निर्णायक है। 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 46 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। 16 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं और 33 सीट पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं। 50 सीटें ऐसी हैं जिनमें 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने किस तरह से जवाब दिया। लेकिन उससे पहले अनिला जी के पास में चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता अनिला सिंह मेरे साथ में जुड़ गई हैं। अनिला जी, असम में बदरुद्दीन अजमल के बेटे ने यह कह दिया कि दाढ़ी, टोपी, लुंगी और बुर्का वालों की सरकार बनेगी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। इनका यह जो तथाकथित सेक्युलरिज्म है, तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राजनीति है, इसे किस तरह से जवाब देती हैं आप? जी राष्ट्रीय जी, सबसे पहले तो माफी चाहूंगी, नेटवर्क में थोड़ी खामी आ गई थी, उसकी वजह से मैं समय पर ज्वाइन नहीं कर पाई थी आपकी डिबेट। देखिए, ऐसा है कि इस देश के जो मेरे मुसलमान हैं, हाँ, उनको चाहिए तरक्की, उनको चाहिए डेवलपमेंट, उनको आगे बढ़ना है। ठीक है, आप मदरसा में उनको आप पढ़ाना चाहते हो तो क्या बनाना चाहते हो? क्या कोई भी आम जो माँ बाप होता है क्या वो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा भी जो है बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेस्ट ऑफ एजुकेशन के साथ टॉप सर्विसेज ऑफ द कंट्री में हिस्सेदारी करे? उसको भी वजीफा मिले और वो भी बाहर के जो देश में एक से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से उसमें पढ़े और ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हो। आप ये कहेंगे कि आप कैसे बोल सकती हैं राष्ट्र जी? हाँ, हम देखते हैं, आप एक अपने आप में उदाहरण है कि किस प्रकार से एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम होता है, वो पूरे देश में उसका नाम होता है।
आज राशिद जो है उनका पूरा देश आपका नाम जानता है। तो सीधी सी बात है, हमें ऐसे लोग चाहिए, ऐसे लोग नहीं चाहिए कि उनको कूक मंडूक बनाकर रखे, ये डरा कर रखे कि भाई देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जिसका भगवा रंग है, अगर ये आ गई तो आपको खत्म कर देगी। भाई साहब ये बता दिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जो ऊपर से नीचे तक भगवा पहने रहते हैं, कितने मुसलमानों को खत्म कर दिया या आगे बढ़ाया। योजनाएं क्या ये देख कर तय होती है कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू है, ये पिछड़ा है कि ये दलित है? योजना होती है, सीधी सी बात है। और देश के प्रधानमंत्री जी जब भारत की बात करते हैं तो वो पूरे 130 करोड़ जो हमारे भारतवासी हैं उनकी बात करते हैं। और मैं ये दिल से कहती हूँ, ना केवल एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता या कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, मेरी दिल से इच्छा है कि मेरे देश में रहने वाला एक एक नागरिक किसी भी धर्म से आता हो, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं। विश्व गुरु ऐसे बन जाएंगे कि आप केवल तेरा मेरा राजनीति धर्म जाति ये करते रहें, ये भगवा हरा ये करते रहें। भगवा हरा करने वाले जो हैं अपने आप को कहेंगे सेक्युलर फोर्सेस हैं। आप बिल्कुल सेक्युलर फोर्सेस नहीं, आप सांप्रदायिक फोर्सेस हैं। आप लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जो मुसलमान हमारे बेटे बेटियां हैं वो आगे बढ़े। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, अनिला जी ने जो बात बोली है, मैं तो झूठ नहीं हाजी बोल रही ना, आंकड़े तो सच बोलते हैं। मैं अनिला जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, अनिला जी की बात का जवाब दीजिएगा, और हाँ याद रखिएगा कि एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम की तरह जवाब दे दीजिएगा, ज्यादा अच्छा, ज्यादा बेहतर होगा। ये दाढ़ी, टोपी, लुंगी और बुर्का, इस सिंबोलिज्म से बाहर निकल करके आइए, और इस सिंबोलिज्म से बाहर निकल करके इस सिंबोलिज्म से बाहर मुसलमानों को निकालिए भी। मेरी बात सुनिए आप, नहीं मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री मेरी बात सुनिए। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, कबूतर जानते हैं? कबूतर अपने आप वापस लिए। हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, कबूतर जानते हैं आप? कबूतर हेलो जानते हैं ना? हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जानता हूँ। कबूतर जानते हैं ना? कबूतर जानते हैं? दाएं बाएं नहीं देखता कबूतर, बिल्कुल ऐसे देखता है, ऐसे यूं, दाएं बाएं नहीं देखता। संजय सरकार आता हूं आपके पास, कबूतर ऐसे देखता है, और कबूतर दाएं बाएं नहीं देखता। और ठीक आपने मुसलमानों को कबूतर बना दिया है कि तुम्हें दाएं बाएं नहीं देखना है, तुम्हें अगर देखना है तो बदरुद्दीन अजमल को देखो, तुम्हें अगर देखना है असदुद्दीन ओवैसी को देखो, तुम्हें अगर देखना है अब्दुल रहीम अजमल को देखो, तुम्हें अगर देखना है आजम खान को देखो, तुम्हें अगर देखना है अब्बास सिद्दीकी को देखो, तुम्हें अगर देखना है मेहरुद्दीन अंग्रेज को देखो। दाएं बाएं मत देखो। अंधा बना करके रखा है आप लोगों ने, दिव्यांग बना दिया है आप लोगों ने, मुस्लिम का ठेकेदार बन करके। अरे ये तो भाजपा आरएसएस बजरंग दल का काम है, जो एक करती है अपने हिंदू भाइयों को बोलती है ये मुसलमान तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मुसलमान तुम्हारी बेटियों को निकाल दे के साथ इज्जत से खेल लेंगे। ये तो खुद ऐसे काम कर करके एक करते हैं हिंदू भाइयों को और हमें मुसलमान भाइयों से लड़ाते हैं। ये भाजपा सांप्रदायिक पार्टी है जिन्होंने अपने केस, पहले मुख्यमंत्री है देश में जिन्होंने अपने ऊपर मुकदमे वापस लिए, और मुसलमानों को फर्जी एनकाउंटर के नाम पर मारा गया। बजरंग दल वाले भी मेरे मित्र हैं, मेरे घर आते हैं ईद पर, मेरे घर आते हैं बकरीद पर, मैं उनके घर में जाता हूं होली, दशहरा, दिवाली पर। क्या बात कर रहे हैं आप? हम भी, हमारे क्या बात कर रहे हैं आप? प्यार, अभी दिल्ली में दंगा हुआ था, इनके नेताओं की बोली थी देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ये देश ये सिखाता है, देश ये जोड़ेंगे देश को, देश के जोड़ने का काम हम करते हैं। टोपी और लुंगी की बात करें ना, जो दाढ़ी टोपी और लुंगी की बात करें, मेरी भी नजर में फिर वो क्या होता है? क्या वो देशभक्त है? अरे वो जो दाढ़ी टोपी लुंगी के नाम पर देश का बंटवारा करने की कोशिश करे, वो देशभक्त है क्या? जब आदमी अरे आजमी साहब, जब राजनीतिक पार्टी होती है वो अपने चुनाव के लिए अपने एआईयूडीएफ के समर्थक बन के बैठे हैं ना, एआईयूडीएफ के समर्थक बन करके बैठे हैं ना आप। बदरुद्दीन अजमल इत्र के कारोबारी ही तो है ना, इत्र का कारोबार है ना, हम समर्थन करते हैं। अच्छा मेरी बात सुनिए ना, कीजिए ना, समर्थन करते रहिए समर्थन, अंधभक्त बनिए आप लोग, ठीक है, बनते रहिए। इत्र का अरबों रुपए का कारोबार है। पर्सनली अपने कारोबार के जरिए कितने मुसलमानों का भला किया है असम में, कितने मुसलमानों का भला किया है असम में अपने इत्र कारोबार के जरिए, कितने? का जब नतीजा आ जाएगा ना, आपको सब दिख जाएगा आईने की तरह साहब कि वहां पे हम कितना काम एडीएफ ने किया है, अजमल साहब ने। ह्यूमन इंडेक्स में, अब मेरी बात सुनिए आप, ह्यूमन डेवलपमेंट, संजय सरकार जी, बंगाल का मुसलमान ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कहीं पर ठहरता नहीं है, हंगर इंडेक्स में न जाने किस नंबर पर जाकर के गर्त में गिर जाता है। जहां पर एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स की बात आती है तो वहां रोजगार में कहीं पर ठहरता नहीं, बिजली, सड़क, पानी, रोटी, कपड़ा, मकान के मामले में कहीं पर ठहरता नहीं। अगर आप कहेंगे तो डेटा मैं भेज दूंगा, मेरे पास सारे स्टैट हैं। और आप कहते हैं कि मुसलमान एकजुट हो जाएं। देखिए राशिद भाई,
में एयरपोर्ट के बगल में रहता है, जगह का नाम है सुल्तानपुर मौजा, जिस जगह का नाम है सुकुर अली। मैं आपको बता रहा है कैसे भाईचारा है। मेरे यहाँ पर दुर्गा पूजा जो होता है ना, वहां पर मुशारफ भाई अध्यक्ष बनता है, ठीक है। काली पूजा जो होता है ना, महमूद भाई अध्यक्ष बनता है। और जब ईद होता है ना, ईद का जो आपको जो ये देते हैं, इफ्तार देता है ना, उसको मैं बनता हूँ। और जो बकरीद होता है ना, बकरीद के दिन मैं रहता हूँ पूरा ये करने की। मेरे यहाँ बहुत बड़ा भाईचारा है। मेरे इलाका में आप देखेंगे ना 99% एजुकेटेड है मुसलमान लोग, 99%। और सब अच्छे जगह नौकरी करता है, कोई प्राइवेट सेक्टर पे भी नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर पे भी नौकरी करता है। मेरा बात बोलने दीजिएगा, पूरा खत्म करने दीजिएगा। मैं हकीकत आपको हिंदुस्तान का एक नमूना बताता है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है दिलीप घोष जी, 2 बात बोले, बोला अगर सत्ता में आ जाएंगे, यहाँ का जितना यहाँ का रहने वाला मुसलमान को जो है उसको लात मार के बांग्लादेश भगाएंगे। और जो हिंदू 1950 के पहले भी आया, बाद में भी आया, उसको भी लात मार के यहाँ से भगा देंगे। कितना बड़ा बेशर्मी से तरफ से बात बोलती है। ये अनिला जी को मालूम नहीं है। अनिला जी बंगाल में नहीं रहता है ना, बंगाल का नजर होते। ऐसा बयान तो मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन ऐसा बयान तो मेरी ना नजर में आया ना मेरे सामने आया। इस तरह का ये कौन सा बयान है? काम कीजिए, मैं हेडलाइंस ले लेता हूँ। अगर आपके पास में ऐसा बयान है, मैं आपको 2 मिनट का वक्त दे रहा हूं। संजय सरकार जी, दिलीप घोष पर आपने जो इल्जाम लगाया है मुसलमानों को लेकर के, अगर आपके पास में बयान है अपने फोन में निकालिए, ये बयान सुनाइए। आपके इसी बयान को लेकर के मैं अनिला जी से जवाब लूंगा। लेकिन अगर आप बयान सुना नहीं पाए तो याद रखिएगा आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ 2 मिनट का वक्त आपको दे रहा हूं। हेडलाइंस ले लेते हैं। चुनाव में आखिरकार हिंदू मुसलमान क्यों आता है? केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी जवाब दिया है। यह जवाब क्या है आपको दिखाएं, उससे पहले हेडलाइंस। हम आगे बढ़ते हैं और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ममता बनर्जी पर किस तरह से वार किया है आप देखें। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कह दिया कि सांप्रदायिक तनाव ममता की नीति बन चुकी है। ममता जय श्री राम को मानती हैं गाली। दूसरी तरफ ममता अल्पसंख्यकों को एकजुट करने की बात करती हैं। 2 मई को ममता की हार तय है। केंद्रीय मंत्री ने किस तरह से ममता बनर्जी के उस बयान पर वार किया है जिसमें ममता बनर्जी ने यह कहा था कि मुसलमानों को एकजुट होने की जरूरत है। धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि 2 मई को ममता की हार तय है और ममता को जय श्री राम गाली लगती है। सुनिए, ममता जी एक तरफ जय श्री राम को गाली मानती है, दूसरी तरफ कहती है कि सारे माइनॉरिटी एक होके हमें वोट दो। सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव ममता जी की नीति बन चुकी है। समृद्ध बंगाल की जनता उसकी जवाब देगी। आने वाले 2 मई में उनका पराजय सुनिश्चित है। तोलाबाज, टाका लेने वाले सरकार, घूसखोरी लेने वाली सरकार की समय खत्म होगा। डबल इंजन की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। संजय सरकार जी, क्या सांप्रदायिक तनाव ममता बनर्जी की नीति बन गई है और क्या वाकई में ममता बनर्जी को जय श्री राम गाली लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष वाला वीडियो भी दिखा दीजिएगा। बैठ जाता है, दिलीप घोष वाला वीडियो भी दिखाइएगा साथ में। ध्रुवीकरण नहीं होता है। शुभेंदु वोट के लिए 27% वोट के लिए बैठ जाता है। दिलीप घोष का वीडियो, दिलीप घोष का वीडियो देंगे। मेरे पास सब कुछ है। हाँ तो दिखाइए, सब कुछ है। आप देखिए, इसको तुष्टीकरण ध्रुवीकरण नहीं होता है। दिखाइए दिलीप घोष का वीडियो दिखाइए। दिलीप घोष ने, आपका ये आरोप है कि दिलीप घोष ने मुसलमानों को लेकर के विवादित बयान दिया है। ये बयान चाहिए मुझे, दिखाइए। आपको बिल्कुल में भेज देंगे। इसमें अभी मैं ऑडियो में बैठे हैं, आपको जो टेस्ट कोऑर्डिनेटर एक काम कर लीजिए ना, बिल्कुल भेज देंगे। एक काम कीजिए, मैं यहाँ पर तब तक अनिला जी से सवाल ले लेता हूँ। आप लाइव ही जो आपके स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं उनसे वो बयान मंगा लें, या मैसेज करके मंगा लीजिए, या फिर ऐसे फोन करके भी आप मंगा सकते हैं। आप लाइव हैं, हर कोई देख लेगा। अनिला जी, धर्मेंद्र प्रधान को क्यों ये लगता है कि ममता के लिए जय श्री राम गाली है? ममता तो कहती है मैं जय सिया राम कहने को तैयार हूं। ममता ये कहती है मैं चंडी पाठ भी करती हूं। ममता ये कहती है कि मैं कलमा भी पढ़ती हूं। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि कलमा भी पढ़े, चंडी पाठ भी करे, पर मुझे ये बता दें, 2 चीजों का ये उत्तर दे दें। और ठीक है, ये कहती है ना कि मैं जय श्री राम जय सिया राम करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं इसी से शुरुआत करती हूँ राशिद जी। इनको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सनातन पंथ को बिल्कुल नहीं समझते हैं, उसको भी एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं जब इनको जरूरत पड़ती है। कि आप चाहे सिया कहें चाहे राम कहें, वो एक चीज है। पत्नी जो होती है वो अर्धांगिनी होती है, पूरक होते हैं पति पत्नी एक दूसरे के। तो आप राम में सिया है और सिया में राम है, तो आप जय श्री राम बोलोगे तो भी आप सिया राम बोलोगे,
और जय जय सीता माँ कहोगे तब भी आप जय श्री राम बोलोगे। तो पहली बात तो इनको समझना चाहिए कि सनातन पंथ क्या कहता है। दूसरी बात यह है कि आप बिल्कुल कलमा पढ़िए, आप चंडी पाठ पढ़िए। मुझे ये बता दीजिए, जो चंडी पाठ पढ़ते हैं उनके ऊपर आप इतनी हावी क्यों रहती है, उनको इतना डरा कर क्यों रखती है? क्यों आपके राजनीतिक दल की ये मानसिकता हो गई है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है डेमोग्राफिकली पश्चिमी बंगाल में, उसका तो हमें माइनॉरिटी हिस्सा चाहिए। उसके लिए मैंने थोड़ा सा चंडी पाठ पढ़ दिया। और जो माइनॉरिटीज हैं पश्चिम बंगाल में, उसका हमें मेजर हिस्सा चाहिए, मेजॉरिटी हिस्सा चाहिए। यानी मेजर वोट्स ऑफ मुस्लिम्स एंड माइनर वोट्स ऑफ हिंदूज। तो मैं सत्ता बना लूंगी और इसी के आधार पे ये ऐसे राजनीतिक दल बारंबार जो सत्ता में आते हैं। उत्तर प्रदेश में ये एक्सपेरिमेंट जो है फेल हो गया था, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो मायावती की पार्टी हो। मंच पर खड़े होकर बुरा भाग करते थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने कहा गेट आउट, हमें ऐसी सरकार चाहिए जो हमें डेवलपमेंट दे, विकास दे। योगी आदित्यनाथ जी है, हाँ हम जानते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट क्या है। हम जानते हैं चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई और प्रदेश हो, सबसे ज्यादा जो कारीगरी होती है उसमें जो माहिरता होती है वो मुस्लिम कम्युनिटी से आती है। आज देखिए उत्तर प्रदेश में मुसलमान कितना प्रोग्रेसिव होता चला जा रहा है। बच्चे जो एक से एक अच्छे मदरसे में या स्कूलों में कॉलेजों में जा रहे हैं। ये चीज हमें पश्चिम बंगाल में चाहिए। पर योगी आदित्यनाथ जी को देख के तो ममता बनर्जी और उनकी पार्टी वाले 10-10 फुट उछल जाते हैं, इतनी एलर्जी उनको हो जाती है। देखिए मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैं चाहती हूँ, और मैं का मतलब ये है कि कोई भी प्रोग्रेसिव भारतीय और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है इस देश का मुसलमान प्रोग्रेसिव हो। केवल लुंगी टोपी दाढ़ी रखकर ना तो वोट करे और ना ही मुख्यमंत्री बने। आपके जैसा मुझे सूटेड बूटेड मुसलमान चाहिए। तो ऐसा मुसलमान चाहिए जो इंग्लैंड और अमेरिका में बैठकर कह सकता है हाँ मैं भारत का मुसलमान हूं। आपको चाहिए मेरी तरह सूटेड बूटेड मुसलमान? यहाँ पर मुझे बीजेपी का प्रवक्ता घोषित करने में लगे रहते हैं। हर दूसरी डिबेट में आप तो रहती हैं मेरे साथ में, हर कोई मुझे बीजेपी का प्रवक्ता बना देता है अगर मैं सूटेड बूटेड मुसलमान बन करके यहाँ बैठता हूँ। लेकिन मैं एक चीज समझना ये चाह रहा था, हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज, मैं आपके जरिए ये समझना चाह रहा था कि क्या कुरान की किसी आयत में, किसी हदीस में, किसी सूरा में, किसी भी पारे में या किसी भी कलमा में कहीं पर यह लिखा हुआ है कि लुंगी पहनना अनिवार्य है, कहीं पर यह लिखा हुआ है कि बुर्का अनिवार्य है, कहीं पर भी यह लिखा हुआ है कि दाढ़ी अनिवार्य है, कहीं पर भी यह लिखा हुआ है कि टोपी अनिवार्य है? हाँ या ना? हाँ या ना? किसी हदीस में है क्या? नहीं, इसमें ये तो कुरान में नहीं है, हदीस में लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दाढ़ी रखते थे, तो इसलिए मुसलमान उनको फॉलो करते हैं। तो इसलिए वो दाढ़ी भी रखते हैं और टोपी भी पहनते हैं। लुंगी का कहीं कोई मैटर नहीं है। तो फिर आपके जो नेता हैं, तो आपके जो नेता हैं वो क्यों कह रहे हैं लुंगी वालों की सरकार बनेगी असम में? अरे मैंने आपको बताया था राशिद साहब, पूरे साउथ में लोग लुंगी पहनते हैं और दाढ़ी मुसलमान ही नहीं रखते, हमारे सरदार भाई भी रखते हैं और लोग शौकिया तौर पे भी लोग दाढ़ियां रखते हैं। ठीक है, दाढ़ी टोपी और लुंगी, कोई ये राजनीति है। ये कहा जा रहा है यूएडीएफ की तरफ से कि आप सेकुलर लोग एक हो जाओ और सांप्रदायिक पार्टी को हराओ। संजय जी एक बात बताइए, संजय जी एक बात बताइए, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ। हालांकि मुझे एक बात बताता हूँ, मेरे प्रधानमंत्री मुझे बहुत ही अच्छे ड्रेसिंग सेंस वाले लगते हैं, मेरे प्रधानमंत्री मुझे बहुत ही अच्छी अपीयरेंस वाले लगते हैं, मेरे प्रधानमंत्री अपना जिस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, और आई रियली फील वेरी प्राउड कि कितने अच्छे तरीके से अपना पब्लिक अपीयरेंस देते हैं। लेकिन समझ में नहीं आता है, मुसलमान रखे दाढ़ी तो टीएमसी वाले ये कहते हैं कि भाई ये अल्लाह का नूर है, ये तो मुसलमान की पहचान है, यही मुसलमान की पहचान है, यही मुसलमान के लिए प्रोग्रेसिव अप्रोच है। लेकिन प्रधानमंत्री की दाढ़ी को देख करके आपको ये लगता है कि ये गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के जैसा बनने की कोशिश है। और अगर ये कोशिश है संजय सरकार जी, इसमें दिक्कत क्या है? मिर्ची आपको लग रही है? किसको कंपेयर किया? ये जब चुनाव आता है बंगाल में इतना बड़ा दाढ़ी लेके क्यों आता है मालूम है? रविन्द्रनाथ बनने के लिए। बंगाल का जनता इसको ठगेंद्रनाथ कहता है। अगर बनने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं, अगर उनके आदर्शों पर चलने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अगर उनके आदर्शों पर चलने के लिए ऐसा कर रहे हैं, दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? मुफ्ती वजाहत कासमी, क्या दाढ़ी ही अल्लाह का नूर है? क्या दाढ़ी ही सिर्फ अल्लाह का नूर है? मुफ्ती वजाहत कासमी, देखिए
अच्छा, संजय सरकार को एक बार बोलने दीजिए, संजय जी को बोलने दीजिए, संजय जी बोलेंगे। हाँ बोलिए। स्वामी विवेकानंद जी वो गीता भी पढ़ती थी, रामायण भी पढ़ती थी, महाभारत भी पढ़ते थे, और इसको अलावा कुरान और बाइबल भी पढ़ते थे। तो कुरान पढ़ने के लिए वो मुसलमान बन जाते थे, ठीक है, और बाइबल पढ़ने से वो क्रिश्चियन हो जाते थे, ईसाई हो जाते थे। अगर आपको भाषा में कहें, मेरे को लगता है आपको कहीं मजबूरन है नरेंद्र मोदी को मानने के लिए। बात हिंदुस्तान को जो जनता है वो कहीं नहीं सुनता है। तो बंगाल में कोई चीज होता है, बंगाल में जेट कैटेगरी किसको दिया जाता है? जो कोयला चोर है और लोहे चोर है। कृष्णेंदु बनर्जी जिसको भारतीय जनता पार्टी आसानसोल से टिकट दिया, राजू झा जो माफिया भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराता है, उसको भी जेट कैटेगरी दिया जाता है। और दिलीप घोष जी जिसको साथ में जाते हैं, उसको नाम क्या मालूम है आपको? का बाबा धाम में पूजा देने के लिए, उसको घर में भी ठीक है, संजय जी ठीक है, रुकिए संजय जी आते हैं दोबारा आपके पास में आते हैं। मुफ्ती वजाहत कासमी काफी देर से बोले नहीं है। मुफ्ती इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में तो बता दिया, अभिषेक मुखर्जी के बारे में भी बता दिया। मैं वो अलग पूछूंगा। मुफ्ती वजाहत कासमी भी चूंकि मेरे साथ में। मुफ्ती वजाहत कासमी, आपको लगता नहीं कि अब ये वक्त आ गया है कि मस्जिदों में भी तकरीरें होनी चाहिए और मस्जिदों में भी जो ऐलान किए जाते हैं उसमें ये ऐलान होना चाहिए कि धर्म के नाम पर जितने भी लोग वोट मांग रहे हैं उनके खिलाफ ही वोट होना चाहिए? जो लोग भी धर्म की बात करें, जो भी दाढ़ी टोपी लुंगी की बात करें, बुर्का की बात करें, उनके खिलाफ हो जाए वोट। जी राशिद भाई, बहुत अच्छी बात आपने की है, लेकिन जो आपने जितनी पार्टियों के मैं काफी देर से डिबेट सुन रहा हूँ, पिछले 30, 35, 40 मिनट से लगातार आप ही लोगों को सुन रहा हूँ। आपने देखा जितनी आपने सेकुलर पार्टीज जितनी भी आपने नाम ली है, चाहे वो ममता जी की टीएमसी रही हो या समाजवादी अखिलेश की या कांग्रेस या उसकी बी टीमें जितनी भी हैं, इन्होंने मुसलमानों को, जिसे आपने वो घोड़ा देखा होगा ना, जब उसको बुग्गी में चलाते हैं तो उसकी आंखों पर एक पट्टी रख देते हैं ताकि वो इधर उधर ना देखे, बस सीधा चलता रहे। तो इन्होंने मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ किसी तरह की साजिशें कर करके, इनमें कुछ मुस्लिम जुम्मन है, मुस्लिम जुम्मन नेता है, जुम्मन नेता, और वो जुम्मन ऐसे हैं कि जबरदस्ती की साजिशें कर करके, जबरदस्ती की बातें बना बना करके एक मुसलमानों के अंदर एक अफवाह का, अभी ये आप देखिएगा टीएमसी की जो नेता है मुख्यमंत्री बंगाल की, उन्होंने चंडी पाठ और कलिमा तैयबा सब कुछ पढ़ के सुना दिया है, लेकिन हमें तो ऐसे फर्जी मुख्यमंत्रियों की जरूरत नहीं है जो वो कलमा तैयबा पढ़ के सुना रही है। 5 साल में तो उनको कलमा तैयबा याद नहीं आया। अमित शाह जी असदुद्दीन ओवैसी को पास में एकदम झुक रहा है। ममता को कलमा तैयबा से प्यार है, वो मुसलमान क्यों नहीं बन जाती हैं? कुल मिलाकर के बात यह है कि ये सिर्फ मुसलमानों को बीजेपी से डरा करके वोट हासिल करके सत्ता तक जाते हैं और मुसलमानों के लिए राजेंद्र सच्चर कमेटी खुद ही बनाते हैं, और फिर राजेंद्र सच्चर राजनीति के जिन जुम्मन की बात आपने की है, राजनीति के जिन जुम्मन मियाँ की बात अभी कर रहे थे ना मुफ्ती वजाहत कासमी, इन्हीं से छुटकारा पाने की जरूरत है। जिन जुम्मन मियाँ की बात कर रहे थे, मुफ्ती वजाहत कासमी आपका, हाजी मेहरुद्दीन अंग्रेज आपका, अनिला मैम आपका और संजय सरकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय मेरी डिबेट में देने के लिए। लेकिन चूंकि सवाल चुपते हुए थे और इसीलिए मैंने पूछे हैं, क्योंकि सवाल बनता है जहां पर बात आप हिंदू मुसलमान की करेंगे और अपने आप को कहेंगे सेक्युलर, तो फिर सवाल बनता है। जहां पर आप दाढ़ी टोपी लुंगी बुर्का की बात करेंगे, अपने आप को कहेंगे सेक्युलर, तो सवाल बनता है। लेकिन हाँ, धर्म के नाम पर जो वोट मांगते हैं, हमारी नजर में वो कहीं से भी सेक्युलर नहीं है, वो कम्युनल हैं और उन्हें भी अपनी सांप्रदायिक सोच बदलने की जरूरत है। अगर कूप मंडूक बने हुए रहते हैं और अगर इस नजरिए से, सिर्फ एक कबूतर के नजरिए से देखते हैं कि नहीं, सिर्फ 3-4 ही चीजें हैं जो एक मुसलमान की पहचान है, नहीं, मुसलमान की पहचान है प्रोग्रेस, मुसलमान की पहचान है शिक्षा, मुसलमान की पहचान है लैपटॉप, मुसलमान की पहचान है बिजली सड़क पानी रोजगार, रोटी कपड़ा मकान, ये समझना होगा। खैर, डिबेट में इतना ही। लेकिन देश के सबसे बड़े न्यूज चैनल समूह ITV नेटवर्क का नया चैनल इंडिया न्यूज बांग्ला आज लॉन्च होने जा रहा है। दोपहर 1 बजे इंडिया न्यूज बांग्ला की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर देश की तमाम पार्टियों के नेता इंडिया न्यूज बांग्ला के उद्घाटन कार्यक्रम मंच के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहेंगे। बंगाल में जब चुनाव चल रहे हैं, इस दौरान इंडिया न्यूज बांग्ला पश्चिम बंगाल के लोगों की आवाज, पसंद, उनके मत को आप तक पहुंचाता रहेगा।